नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भारतीय राज्य व्यवस्था में टॉपिक है संसद। पिछली वीडियो में हमने आपसे बोला था कि आप संसद पढ़ के आइएगा, उस पर आधारित आपको अगली वीडियो पर एमसीक्यू करवाएंगे। तो दोस्तों आज हम संसद पर आधारित 33 महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। दोस्तों सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और स्पेशली ये पीसीएस के लिए आपको करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पीसीएस में इस तरह के एमसीक्यू आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। रोज शाम को वैसे हम क्विज करवाते हैं, उत्तराखंड की जीके की सीरीज भी हम लेकर आते हैं। इसके अलावा आजकल भारतीय राज्य व्यवस्था चला रखी है, पार्ट 6 है। पीसीएस का जब तक पेपर होगा तब तक भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिक आपको करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे पीसीएस हो, चाहे पुलिस हो, पटवारी, आरओ, सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्य व्यवस्था से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। उत्तराखंड जीके की तो हमने चला ही रखी है सीरीज, तो कभी शाम को आपको भारतीय राज्य व्यवस्था दिखेगी या फिर उत्तराखंड जीके दिखेगी। इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट्स की सीरीज चलाएंगे। पहले ये भारतीय राज्य व्यवस्था इसको खत्म कर दे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों संसद। तो एक बार जितने भी लोग हमारे संग जुड़ गए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज 33 क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को जल्दी से खत्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? संसदीय शासन व्यवस्था हमने किस देश से ली? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों हमने संसदीय शासन की व्यवस्था हमने ली है, ठीक है। देखिए जो संसदीय शासन है ना, इसका ओरिजिन ही ब्रिटेन में हुआ है। जो ब्रिटेन की संसद है दोस्तों, इसको संसद की माँ बोलते हैं, ठीक है। नहीं, ये मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स इसको बोला जाता है। इनका जो मॉडल है दोस्तों वो है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनी संसदीय शासन व्यवस्था ली है। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हम यहाँ पर दोस्तों टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं संसद। तो संसद में क्या आता है दोस्तों? 3 लोगों से मिलकर बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोकसभा और राज्यसभा पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले तो आप ये चीज क्लियर कर लो। अब देखिए लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर कितना है दोस्तों? डी है, ठीक है। लोकसभा में अनुच्छेद है आर्टिकल 81, अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। लेकिन यहाँ पर बात क्या पूछी जा रही है? निर्वाचित। तो निर्वाचित कितनी होती है? 550, ठीक है। 2 क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कहाँ से होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है। तो वैसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 कितने? 52 सदस्य, ठीक है। अब वर्तमान में कितने लिए जाते हैं ये आप ध्यान रखना। वर्तमान में सदस्यों की संख्या होती है 543, जिसमें आपके क्या होते हैं? 530 सदस्य राज्यों से, और जो 13 सदस्य होते हैं वो तो क्या होते हैं दोस्तों? केंद्र शासित क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आंकड़े हैं बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करेंगे 550 में, तो 550 में क्या होते हैं? जो राज्य होते हैं, राज्य से कितने लिए जाते हैं? राज्य से लिए जाते हैं 530, और 20 कहाँ से लिए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर रखना। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552, जिसमें 2 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है? निर्वाचित, ठीक है। अगला देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ये होता है 6 वर्ष का, ठीक है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है दोस्तों, और आर्टिकल 83(1) है इसके लिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल उसका कार्यकाल होता है, और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की जब प्रत्येक 2 वर्ष समाप्त हो जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने साल बाद? 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, राज्यसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन आप जल्दी से देख लीजिए। इसका राइट आंसर है कितना? सी वाला, जी के राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक है। इसका कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम सत्र भी 1952 में ही प्रारंभ हुआ था, 13 मई 1952, ठीक है। मोर प्रिसाइसली इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था? राज्य परिषद, ठीक है। अब ध्यान रखना, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, जैसे अभी लोकसभा में पूछे गए थे। तो इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 250, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? इसमें अभी 245, ठीक है। कितने हैं? 245। आगे बढ़ेंगे, चलिए। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा दोस्तों? वो क्या करेगा? संसद करेगा, ठीक है। देखिए इसके लिए आर्टिकल है 97,
ठीक है, 97 है। तो इसके अनुसार क्या होता है भाई, जो राज्यसभा का सभापति है और उपसभापति है, इसी तरह से लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो उनके वेतन और भत्ते जो है वो संसद विधि द्वारा अपने द्वारा समय समय पर निर्धारित करता रहता है। ठीक है, संसद इसमें लॉ बनाता है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है, 97। चाहे राज्यसभा का सभापति हो, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का उपसभापति हो। ठीक है, अगला देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इनकी जो दोस्तों नियुक्ति है वो कौन करता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता था, वो करता था राष्ट्रपति। तो ऐसे ही जो कैग है भारत का, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी काफी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, 148(1). ठीक है, 148 क है, उसके अनुसार ही कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस जल्दी जल्दी प्रश्नों को खत्म करेंगे। ठीक है, भारत के कैग, ठीक है, की रिपोर्ट समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ये अपनी रिपोर्ट देता है, तो इसकी समीक्षा कौन करता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है लोक लेखा समिति। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको बोलते हैं दोस्तों। इस संसद की सबसे पुरानी समिति है, इसका गठन किया गया था 1921 में। ठीक है, तो इसमें ही दोस्तों क्या होता है, जो भारत की जो कैग है, इसकी रिपोर्ट की समीक्षा इस संसदीय समिति के द्वारा की जाती है, लोक लेखा समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न दोस्तों पीसीएस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखिए, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ही स्मार्टली ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, वो कौन होता है दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति होता है। सॉरी, कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति क्यों होता है, क्योंकि वो पदेन है, क्योंकि उस पर उपराष्ट्रपति का पद है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन दोस्तों वो एक्चुअली राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो यही है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो भाई वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष तो है, लेकिन वो एक्चुअली राज्यसभा का मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष तो है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल है 64। तो आर्टिकल 64 के अनुसार भाई जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बड़ा अच्छा ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। पहले अच्छे से प्रश्न को समझ लो कि भाई जो संसद के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव अगर लाया जाता है, ठीक है, तो हम उसको मानते हैं कि भाई जनहित में। ठीक है, तो ये मानते हैं कि भाई इसमें कोई भी देरी नहीं करनी है। ठीक है, अविलंब विषय, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और उसमें चर्चा की जा सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, या कटौती प्रस्ताव बोलते हैं, क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है ना, तो भाई स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या है कि भाई ये आपका क्या है, लोक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा सदन में लाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होता भाई, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या स्वतंत्र प्रभाव मंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जो कैबिनेट सचिव हैं ये आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, मंत्री परिषद में कौन कौन होता है, देखिए सबसे पहला आता है प्रधानमंत्री, हमारा पीएम। ठीक है, इसके बाद क्या होंगे, जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, फिर राज्य मंत्री आते हैं, फिर राज्य स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री आते हैं, ऐसे ही फिर उप मंत्री होते हैं, ये भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसके लिए है आर्टिकल नंबर 75(1). ठीक है, तो ये आपका इसमें कैबिनेट सचिव जो है वो दोस्तों इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, या फिर बर्खास्त करना। ठीक, तो बर्खास्त करना तो आपने कहीं वर्ड सुना ही नहीं होगा। ठीक है, आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये बिल्कुल संसद से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो बर्खास्त करना कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप इस लैंग्वेज को समझते होंगे। तो संसद की शब्दावली
आपका जो आर्टिकल 85 है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, समय समय पर संसद को अधिवेशन को आहूत कर सकता है, ठीक है, उसके अधिवेशनों का सत्रावसान भी कर सकता है, ठीक है, और लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति को ये पावर है, ठीक है, इन तीनों करने की। समझ में आया। और बर्खास्त करना, इस टाइप का कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं होती है, ठीक है। अगला देखेंगे, लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, लोकसभा के किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष में, ठीक है। जो मनी बिल्स होते हैं, वो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, और जो उनका निर्णय होता है दोस्तों, वो अंतिम होता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी बहुत भारी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 117 आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। प्राक्कलन समिति, अभी हमने ऊपर बात करी थी ना, प्राक्कलन समिति यानी इसको क्या बोलते हैं, एस्टीमेट्स कमेटी, ठीक है ना। तो जो एस्टीमेट कमेटी होती है, वो संसद के किस सदन के सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है। राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदस्य, या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो ये देख दोस्तों, ये क्या होती है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ये दोस्तों गठित की जाती है, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जैसे लोक लेखा समिति दोस्तों, ये सबसे पुरानी समिति है, लेकिन जो प्राक्कलन समिति होती है, ये सबसे स्थायी और सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। इसमें तकरीबन 30 सदस्य होते हैं, जबकि पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, उसमें 22 सदस्य अराउंड होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं, और जो सभी सदस्य होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं, और इनके ऐसे ही जो इनका अध्यक्ष होता है, वो उनमें लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे कि लोकसभा से कुछ लोगों को चुन लिया, और फिर इसका जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, संसद के किस सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए। भाई, संसद के किसी सदन में अगर आपको मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करनी है, तो उस दल के कितने सदस्य वहां पर होने चाहिए संसद में, समझ रहे हैं ना, यानी कि कितने सदस्य जीतकर वहां पर आने चाहिए, ठीक है। संसद की कुल सदन की संख्या का 2/3, सदन की कुल संख्या का 1/3, कुल संख्या का 1/6, या सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग, ठीक है। भाई, आपको पता है लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना कि भैया कोई रूलिंग पार्टी है, सत्ता पक्ष है, उतना ही क्या होता है, विपक्षी दल भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपकी अपोजिशन पार्टी। तो विपक्ष का दर्जा उसी पार्टी को दिया जाता है जिसके सदस्य संख्या टोटल सदन के 1/10 भाग के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा में अगर हम बात करें तो कितने सदस्य होने चाहिए, 55। आपको पता है ना कि कितने होते हैं टोटल, 550 अधिक निर्वाचित कह सकते हैं। अगर इसका 1/10 करेंगे तो कितना होना चाहिए, 55 भैया होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि भैया हाँ, ये अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। और राज्यसभा की बात करेंगे तो 250 बट्टे अगर आप 10 करेंगे तो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई आपके लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए अपोजिशन में, और राज्यसभा में 25 होने चाहिए, तभी जाके आप अपोजिशन पार्टी कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त बैठक आहूत किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें दोस्तों किया गया है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कोई साधारण विधेयक है, उसमें क्या होता है कि दोनों सदस्यों के बीच में कभी कभार क्या होती है, असहमति हो जाती है, तो उसमें गतिरोध उत्पन्न होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, तो वो क्या कर सकता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक हो गया। तो कभी कभार क्या होता है ना कि बुला वो सकता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसको उसका अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। कभी कभार ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, इनको समझना जरूरी है, ठीक है। अगला देखो, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। अभी हमने देखा जो लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो भी किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष। जस्ट लाइक अभी हमने प्राक्कलन समिति पढ़ा था, भाई प्राक्कलन समिति में हमने क्या बोला कि भाई लोकसभा से लोग चुने गए, फिर उनमें से जो उनका जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या होता है, के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। देखा जाए तो 1967 से ये परंपरा चलती भी आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 देखिए, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है।
कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल होता है। भाई कार्यपालिका का एक निश्चित काल होता है। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। और इसके बाद देखिए संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो क्या इसका प्रमुख विशेषता होनी चाहिए? देखिए इसका राइट आंसर है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। देखिए ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत है। निश्चित कार्यकाल नहीं कह सकते क्योंकि कभी भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो संसदीय व्यवस्था होती है इसमें सीधी बात है कि भाई जो मंत्रिपरिषद हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक भी बंदा गलती करेगा तो उसकी पूरी मंत्रिपरिषद के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम उस फलाने मंत्री को ही उसके लिए दोषी ठहराए, क्योंकि कोई भी अगर चीज आती है, जैसे माना कोई भी चीज का अगर विधेयक पारित होता है तो उसमें क्या होता है, सभी का समर्थन होता है। भले ही हम कोई फलाना बिल अगर पारित करते हैं, चाहे वो किसी भी मंत्री से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसमें बाकी सभी की सहमति होती है। तो यानी कहते हैं ना सामूहिक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही दोस्तों क्या है, एक संसदीय स्वरूप हमारे विशेषता है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखते हैं राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? भाई किसी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो, किसी व्यक्ति को जो उस समय पर राज्यसभा का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदस्य को, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। तो क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल है 89 बी है। तो उनके अनुसार भाई जो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो क्या होगा, जो वही व्यक्ति होगा जो उस समय पर राज्यसभा का सदस्य होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे क्या होता है, भाई जैसे ही राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो तुरंत क्या होता है, उपसभापति भी चुना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, राज्यसभा के ही सदस्य उसको होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं है दोस्तों, ये होगा विधानमंडल। ठीक है, ये केंद्रीय विधानमंडल होगा। वैसे चले मंत्रिमंडल भी चल जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, जीवी मालवंकर, विट्ठल भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो केंद्रीय विधानमंडल की हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, इसका गठन हुआ था 1921 में। ठीक है, तो 1925 में देखिए 1925 में जो विट्ठल भाई पटेल थे इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और जबकि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फ्रेडरिक व्हाइट। 1921 में थे कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। ठीक है, तो भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल का या विधानमंडल का पहले अध्यक्ष बनने वाले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल, और 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट बने थे। ठीक है, अगला देखिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी स्पेसिफिक एम के लिए अगर कोई समिति नियुक्त की जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोला जाता है तदर्थ समिति। तदर्थ यानी अस्थाई। ठीक है, एडॉक कमेटी। ठीक, तो ध्यान रखना कि कोई अगर कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति अगर गठित की जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अस्थाई या तदर्थ समिति उसको बोला जाता है, या एडॉक कमेटी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित है। स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है? कटौती प्रस्ताव। ठीक है, या कट मोशन इसको बोलते हैं। ये दोस्तों हमारे क्या है? संघीय बजट से संबंधित है। ठीक है, मतलब कि ये प्रस्ताव क्या है? विपक्ष द्वारा सरकार की अनुदान की मांगों से कटौती के उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो कटौती भी एक्चुअली 3 प्रकार की होती है, जैसे कि पॉलिसी कट होती है, नीतिगत कटौती, ऐसे ही इकोनॉमिक कटौती हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही सांकेतिक कट होती है, इसको टोकन कट बोला जाता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है दोस्तों? ये क्या है? कटौती प्रस्ताव। ठीक, अगला देखेंगे भैया प्रश्न, लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? ठीक, अपेक्षित गणपूर्ति या फिर कोरम बोलते हैं। अपेक्षित कोरम क्या है? लोकसभा की कार्रवाई कब आयोजित होगी, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो भाई इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक, तो आर्टिकल इसके लिए कौन सा है? अनुच्छेद 100 जो पार्ट 3 है उसमें सीधे सीधे से कह सकता है कि भाई संसद की कार्यवाही तभी शुरू होगी जब कम से कम कुल सदस्यों की संख्या का वहां पर 1/10 भाग होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा में कितने होने चाहिए? 25, और लोकसभा में कितने होने चाहिए? 55। ठीक हो गया, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? बहुत अच्छा है भाई, कौन सा अनुच्छेद है? वैसे तो क्या होता है कि आपको संसद है, संसद तो आप तो क्या करता है कि जनरली जैसे जैसे हमने बोला है कि भाई कुछ विषय हैं जिसमें केंद्र को अधिकार है, ठीक है, वो अपने विषय पर बनाएंगे। संघ को अधिकार होता है कुछ विषयों पर, ऐसी राज्य को होता है, ठीक है। ऐसी समवर्ती सूची होती है जिसमें क्या होता है कि समवर्ती, जिसमें दोनों को विषय बनाने का अधिकार होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सा अनुच्छेद है संसद की जिसमें राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 249, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अनुच्छेद 249 क्या होता है दोस्तों? जो संसद है उसको स्टेट लिस्ट के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ये आपका ध्यान रखने का, ठीक है। अनुच्छेद 249, ठीक है। अगला देखो, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताने हैं। राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं, लोकसभा और राज्यों की विधान परिषद, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद, या फिर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है अस्थायी सदन। अस्थायी कौन होंगे दोस्तों? ऑफकोर्स लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। भाई जो हमारी संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है उसमें दो अस्थायी सदनें कौन है? लोकसभा और विधानसभा ही तो है ना, ठीक। तो ये हमारी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई जो लोकसभा है वो भी अस्थायी है, ठीक है। मैक्सिमम ये क्या हो सकती है? 5 साल तक रह सकती है, बीच में क्या हो सकता है कभी भी ये भंग की जा सकती है। इसी तरह से जो विधानसभा भी होती है वो भी क्या होती है? अस्थायी होता है, उसको कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, कभी भी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी वर्ष हैं, कितनी बैठकें होनी चाहिए? कम से कम दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 85, ठीक। संसद के दोनों सदनों को आहूत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और ध्यान रखना, पहली और जो दूसरी बैठक है उसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सदन की सॉरी 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। जनरली एक वर्ष में 3 सत्रों का आयोजन वैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बजट सत्र होता है, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। तो जनरली 3 तो होते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो जरूरी हैं। कभी कभार होता है कि भाई 2 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। वैसे जनरली 3 होती जाती है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी बैन नहीं किया जा सकता? यानी सरकारी व्यय, ठीक है, ये सरकारी बैन नहीं होगा, ये व्यय होगा। मतलब किसकी स्वीकृति के बिना आप कोई भी सरकारी व्यय नहीं कर सकते? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? संसद। भाई भारत में अगर आप संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय आप नहीं कर सकते, ठीक है। सीधी बात है, इसके लिए बना हुआ आर्टिकल 114 उसमें सीधे ये उल्लेख किया गया है कि भारत की जो संचित निधि है में से कोई भी धन है वो संसद के द्वारा विधि बनाकर ही निकाला जाएगा। उसके अलावा आप इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? देख रहे हैं, जितने भी टैक्स होते हैं या सरकारी कार्यों से जो भी केंद्र सरकार को जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम किस निधि में रखते हैं? भारत की आकस्मिकता निधि में, लोक लेखा निधि में, भारत की संचित निधि में, या फिर निक्षेप और अग्रिम निधि में? तो बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा जो आर्टिकल 266 है उसमें साफ साफ उल्लेख किया गया है कि भारत में जो भी राज्यों के लिए धन के आवंटन की बात करेंगे या जो भी आपका भारत सरकार का राजस्व है और जितने भी आपके कर आते हैं, टैक्स है, जिनसे भी जो धन प्राप्त होता है उसको हम किस में बनेंगे? संचित निधि में रखेंगे, यानी कि उनसे एक संचित निधि बनेंगे, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे? भारत की संचित निधि उसको बोला जाता है। इसी से क्या होता है, काफ़ी जो हमारे इंपॉर्टेंट पदों में लोग हैं उनको भी वेतन दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है। अगले देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी गलत है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। भाई धन विधेयक का जो अधिकार है दोस्तों किसको है? लोकसभा को है, ठीक है। संविधान का आर्टिकल है 109
उसमें साफ साफ बोला गया है कि भाई जो मॉनेटरी बिल है वो राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को ये बात जरूर है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही डाला जाता है। मतलब कि अगर आप धन विधेयक है लोकसभा में उसको लाया जाएगा, पारित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक है, उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा क्या करेगा, धन विधेयक को पारित करने के बाद राज्यसभा को अपनी सिफारिशों के लिए उसको भेजेगा और राज्यसभा को क्या करना है, 14 दिन के अंदर उसको मान लेना है। ठीक है, अगर उसमें कोई सिफारिश है तो वो भेज सकता है, लेकिन वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, यदि कोई हो तो लोकसभा को लौटा सकता है, लेकिन राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, सीधी मात अब लोकसभा क्या है कि उसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य भी है, बाध्य नहीं है, मतलब स्वीकार भी कर सकती है, स्वीकार भी कर सकती है, जितनी भी स्वीकार वो है। लेकिन जो लोकसभा को ये बहुत बड़ी पावर है कि वो धन विधेयक है, धन विधेयक को वो क्या करेगी, पारित करेगी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि उसको इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर राज्यसभा कोई जवाब नहीं देती, ये भी बता दूं, मान लेते हैं आपने बिल भेजा, लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा को, और 14 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, तो उसको अब स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। ठीक है अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कंसोलिडेटेड फंड से कई सारे लोगों के वेतन निकलते हैं, कुछ मुख्य लोगों के। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते होता है। ठीक है, ये किससे निकलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। भारत के कैग का वेतन भत्ते ये भी निकलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, देखिए भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं निकलते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते बिल्कुल निकलते हैं। ठीक है, तो भाई जो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकलते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद विधि के द्वारा निर्धारित करती है, विधि बनाती है, उससे निर्धारित करती है। जबकि बाकी अगर आप कैग की बात करें, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की बात करें, और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, सभापति, लोकसभा का सभापति, राज्यसभा का, ठीक है, और इसके अलावा राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गया। ठीक है, तो इन सबके क्या होते हैं, इन सबके संचित निधि से निकलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के नहीं निकलते। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या फिर बिना किसी राज्य की सहमति से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखिए, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में संपूर्ण या फिर संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, आर्टिकल है 253, ये पावर देता है भाई संसद को कि भाई आप क्या है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि है या करार है उसको आप भारत के किसी भी भाग में लागू कर सकते हैं। ठीक है, पूरे भारत में भी लागू कर सकते हैं, किसी राज्य में भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण भाग में भी लागू कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड। क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत की। देखिए, संसद के भाई 2 सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने वाला जो काल होता है उसको हम शून्यकाल बोलते हैं। ठीक है भाई प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद क्या होता है, 12 बजे से शुरू होता है शून्यकाल। ठीक है, और ये दोस्तों 1962 में भारत की संसदीय प्रक्रिया में शुरू किया गया। ठीक, तो जो शून्यकाल है वो ए यानी भारत की देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सिंपल सा प्रश्न है, कब हुआ था दोस्तों? 1952 में। इसके बारे में तो हमने बता ही दिया। जो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था वो हुआ था तकरीबन 51 से लेके 52 में। अभी तो यहाँ पर 51 तो है नहीं, तो तकरीबन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में लगभग 4 माह तक ये चला था। ठीक है, तो उस समय पर क्या हुआ था, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक, या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। ठीक है भाई, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के
वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है। ठीक है, और ये प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है भाई, प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है। ठीक है, और फिर लोकसभा के सदस्यों में से एक को ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और फिर उसके बाद अपने आप ही क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब कि जब तक लोकसभा का अध्यक्ष ना चुन लिया जाए तब तक एक तरीके से वो कार्यकारी तौर पे काम करता है लोकसभा अध्यक्ष के बदले में, क्योंकि जैसी नवनिर्वाचित सरकार आएगी तो क्या होगा कि भाई जो जितने भी लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होंगे उसमें से एक चुन लिया जाएगा बंदा, वो प्रोटेम स्पीकर का काम करेगा, वो सबको क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा, और फिर लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, और फिर वो प्रोटेम स्पीकर का स्थान अपने आप ही ले लेगा और उसका पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको हेल्प करेंगे आगामी सभी एग्जाम में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।